हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू ऑनलाइन पाठशाला। तो मेरा नाम है गौरव गुप्ता और आज हम करने वाले हैं फ्लूइड डायनेमिक्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बर्नौलीज थ्योरम। कैसे हैं आप सब लोग? लॉन्ग टाइम नो सी। हेलो प्रतीक्षा, हाय दीप, हाय रूपा, हाय रिता, हाय स्वप्निल, हेलो रंजन। कैसे हैं आप सब लोग? ओके, हेलो सौरभ, हेलो साधना। ओके, ग्रेट 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 टू सी यू ऑल अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म करने के बाद हमें हीट एंड टेम्परेचर, वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा निपटाना है। वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ये सेशन आप लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको बर्नौलीज थ्योरम, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स एंड ऑल्सो वेंचुरी मीटर भी पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा वेदांतो नीट मेड इजी चैनल है, देश का नंबर 1 चैनल है नीट के लिए, आप इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। ठीक है, चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज के टॉपिक में हम करने वाले हैं ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये है फ्लोइंग लिक्विड, राइट, या फिर फ्लोइंग वाटर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना हाइड्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट। मैंने आपको शुरू में समझाया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। एक होगा हाइड्रोस्टैटिक्स, दूसरा होगा हाइड्रोडायनेमिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको सिखाया था कैसे प्रेशर निकालते हैं, कैसे मैनोमीटर में हम प्रेशर डिफरेंस पता कर लेते हैं, बैरोमीटर का क्या यूज होता है, कितना फोर्स लगाता है लिक्विड किसी भी सरफेस पे, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। आज हम लिक्विड के डायनेमिक पार्ट पे डील करने वाले हैं, राइट। तो ये इसका डायनेमिक पार्ट है, ऐसे ऐसे मूव करता है लिक्विड। ऑब्वियसली ये जो मैकेनिज्म है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम तो सिंपल सिंपल से मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे कुछ अजम्पशंस के साथ, क्योंकि वही हमारे फिजिक्स के सिलेबस में है, राइट। चलिए, बट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हाय अलीशा। चलो स्टार्ट करते हैं फ्लो से। ठीक है, तो सबसे पहले तो 2 टाइप्स के फ्लो होते हैं लिक्विड के। एक फ्लो कहलाता है बच्चों लैमिनार फ्लो और दूसरा कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो। तो लैमिनार फ्लो जो है बड़ा सुंदर सा दिखाई देता है, ऐसा कुछ। तो इफ यू हैव सीन बुर्ज खलीफा बिल्डिंग इन दुबई, अगर आप यूट्यूब में भी सर्च करोगे फाउंटेन ऑफ बुर्ज खलीफा, तो उन्होंने वहां पे टर्बुलेंट फ्लो को रिड्यूस किया है बहुत ज्यादा और लैमिनार फ्लो प्रोड्यूस किया है। लैमिनार फ्लो कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखो बिल्कुल भी रैंडमनेस नहीं है इसमें, है ना, बिल्कुल भी रैंडमनेस नहीं है। एग्जैक्टली दुबई में जो बुर्ज खलीफा है वहां पे जो फाउंटेन है वो अगर आप वीडियो देखोगे यूट्यूब में आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार ऐसा कुछ दिखाई देता है। इसे हम लेयर्ड फ्लो भी कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इफ अ लिक्विड इज फ्लोइंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ स्टेडी फ्लो एंड मूव्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज व्हिच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। ये देखो, ये मिक्स नहीं हो रहा। कई बार अगर आप अपना टैप जो होता है, नल जो होता है, बहुत थोड़ा सा ओपन करोगे, एकदम स्लाइटली ओपन करोगे, तो भी आपको ऐसा ही कुछ फ्लो दिखने को मिलता है, राइट, विदाउट मिक्सिंग वाला, विच इज वेरी लेस टर्बुलेंट। तो ये सिर्फ एक टाइप है, लैमिनार फ्लो कहते हैं इसको। इसमें हम बाद में एक रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ेंगे जिससे ये पता कर पाएंगे कि कौन सा फ्लो लैमिनार है, कौन सा फ्लो टर्बुलेंट है। उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बस इंट्रोडक्शन देख लो। दिस इज नोन एज लैमिनार फ्लो। और अगर टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो ये होता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो, राइट। तो यहाँ पे टू मच ऑफ मिक्सिंग इज देयर, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज और बहुत ज्यादा रैंडमनेस होता है, इसे हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर जब आप पढ़ेंगे तो आप कोई भी फ्लो देख के बता पाएंगे कि ये लैमिनार होगा या फिर टर्बुलेंट होगा विद द हेल्प ऑफ सम कैलकुलेशंस। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। जो पहला फर्स्ट एंड फोरमोस्ट टॉपिक है आपके हाइड्रोडायनेमिक्स में वो है बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो जब भी एक लिक्विड फ्लो हो रहा होता है अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, आनंद पूछ रहा है 12th की क्लास कल हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल फोकस करते हैं 11th में। ओके, कल होगी। अब देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को कैसे हम फील करें। फील करने के लिए आप क्या करते हो, कई बार लेट से आप सुबह सुबह गार्डन में गए और आप पौधों को ऐसे पानी दे रहे हो, राइट, प्लांट्स को ऐसे वाटर दे रहे हैं हम लोग। तो मान लो एक आपके पास प्लास्टिक की पाइप है, अगर आपको वो पानी थोड़ा दूर तक लेके जाना है तो आप क्या करते हो, उस पाइप को थोड़ा सा क्लोज कर देते हो। किसी ने ट्राई किया है क्या? उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हो तो वहां से वेलोसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाती है ना, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। गुड जॉब प्रतीक्षा। तो
एरिया कम कर देने से वेलोसिटी बढ़ जाती है और अगर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाती है, isn't it? तो इसी को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको देता है रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो। सबने ट्राई किया है ना ये पाइप को छोटा करने वाला, है ना? बढ़िया। ऑप्टिक्स कल होगा, ठीक है? कुछ लोग पूछ रहे हैं सर ऑप्टिक्स कब होगा? कल होगा वो, डोंट वरी। अब देखो यहां पे आपको एक पाइप गिवन है जिसमें दो क्रॉस सेक्शन एरियाज हैं। यहां पे A1 है क्रॉस सेक्शनल एरिया और यहां पे V1 उसकी वेलोसिटी है लिक्विड की। यहां पे A2 है क्रॉस सेक्शनल एरिया, V2 है वेलोसिटी। रिलेशन इन दोनों के बीच में होता है, यहां पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक दिखाई दे रहा है मुझे, मैं इसको जल्दी से सुधार देता हूं। ये A2 V2 इज इक्वल टू A1 V1 होता है बच्चों, ठीक है? तो A1 V1 इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू A2 V2। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकंप्रेसिबल लिक्विड्स या फिर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स। अब ये इनकंप्रेसिबल क्या होता है? इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स वो होते हैं जिनमें डेंसिटी सेम रहती है, डेंसिटी चेंज नहीं होती। जैसे वाटर का ही अगर आप एग्जांपल लोगे तो बहुत ज्यादा डेंसिटी में फर्क नहीं होगा जब वो यहां से यहां मूव करेगा, राइट? बट अगर एयर है तो एयर की कंप्रेसिबिलिटी काफी कम होती है, वो आसानी से कंप्रेस हो जाता है, तो एयर में डेंसिटी में फर्क आता है, ठीक है? हाँ, जेईई मेंस के लिए बिल्कुल सही है, यस माधव। तो A2 V2 इज इक्वल टू A1 V1 समझ में आया, बट दिस इज फॉर इनकंप्रेसिबल लिक्विड्स। अगर आपके पास ऐसा लिक्विड है, ऐसा फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी चेंज हो सकती है, तो वही इक्वेशन बन जाता है कुछ ऐसा। देखो बच्चों समझ में आएगा, रो भी मल्टीप्लाई हो जाता है, जहां पे रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो ρ1 V1 A1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। और बहुत आसान सी बात, अगर आपके पास ऐसा लिक्विड है जिसमें डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये डेंसिटी और ये डेंसिटी कैंसिल आउट, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। क्या यहां से गई है बात या ऐसे ऊपर गई है साइन वेव बनाते हुए? समझ में आ गया है? लाइव है वर्षा, दिस इज लाइव ऑब्वियसली। रिकॉर्डेड लग रहा है क्या? नहीं नहीं, ये लाइव है, ठीक है? हाँ, इसमें और चलो थोड़ी और जान डालते हैं। कोई डाउट है तो बताइए। चैट आप खुद ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? चैट कोई बोल रहा है सर ऑफ कर दो, मैं नहीं कर सकता, आप खुद ऑफ कर सकते हो। समझ आ गया है ना? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रिपीट क्या करना है इसमें? सिंपल सा फॉर्मूला है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, दैट्स इट, है ना? तो अगर अब दो क्रॉस सेक्शनल एरिया से लिक्विड फ्लो हो रहा है तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज नोन एज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब ना इसका बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, मजा आएगा। ये एक बार एम्स नामक एग्जामिनेशन में आया था, एंशिएंट सिविलाइजेशन में एम्स हुआ करता था, पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा। तो उस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने असर्शन रीजन में। देखना कितना शानदार क्वेश्चन है। देखो, जब टैप में से ऐसे वाटर निकल के नीचे जाता है तो आप ध्यान से देखना, उस वाटर के फ्लो को ध्यान से ऑब्जर्व करना, आपको यह समझ में आएगा कि यहां पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना वो ज्यादा होता है, बट जैसे जैसे पानी नीचे जाएगा यहां पे देखो ये कम हो जाता है। इस डायग्राम में भी शायद आपको दिख रहा होगा कि यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मोर बट यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लेस, है ना? अब देखना ऐसा क्यों होता है। यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, मैं ऐसा कह रहा हूं, टैप थोड़ा सा ओपन करके देखना, नीचे जैसे जैसे जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जाता है। अब देखिए क्यों होता है ऐसा। मान लीजिए यहां पे जब वाटर निकला इस टैप से तो लेट्स से वेलोसिटी थी v, राइट? बट जब ये नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये एक्सेलरेट होगा और वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। और बच्चों देखो, एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, तो अगर वेलोसिटी नीचे आते आते इंक्रीज हो रही है तो एरिया डिक्रीज होना चाहिए, करेक्ट? वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है नीचे आते के साथ तो एरिया क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि उन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन आया था असर्शन रीजन में। क्या बात समझ में आई, है ना? तो इसलिए आप देखेंगे कि जो वाटर गिर रहा होता है टैप से वो नीचे जाते जाते उस पतला होता जाता है, राइट? उसकी थिकनेस जो है वो कम होती जाती है या फिर डायमीटर कम होता जाता है। समझ में आ गया सभी को, है ना? ये है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन का ब्यूटी। यहां पे वेलोसिटी कम, नीचे आते आते वेलोसिटी ज्यादा एरिया कम, करेक्ट? मैंने अपना किचन का टैप खोल दिया, अच्छा हाँ ट्राई कर लो, थोड़ा सा खोल के देखो, आपको दिखेगा ऐसा, ठीक है? तो ये था बच्चों कंटिन्यूटी इक्वेशन। और अब हमेशा की तरह पढ़ाने के बाद आपके लिए एक क्वेश्चन। चलिए एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन।
आई नीड आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कम ऑन एवरीवन। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका। कम ऑन। हाउ डेंसिटी चेंजेस इफ लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू सेम वेसल। नो, अगर डिफरेंट डायमीटर है तो उसको जगह कम मिलेगी ना, तो कंप्रेस हो सकता है लिक्विड, ठीक है, मतलब फ्लूइड कंप्रेस हो सकता है अगर उसको जगह कम मिलेगी तो। क्या आंसर आ रहा है इसका बताइए जरा। ओके, ए कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, तो ए मतलब 5। ओके, बहुत बढ़िया। और कोई ए? वाह, फिर से डेमोक्रेसी खत्म है क्लास से। 5 सेंटीमीटर, सम ऑफ यू आर सेइंग 7.5 ऑल्सो, 7.5 यानी कि सी। ओके, सबका ए आ रहा है क्या? एवरीवन इज गेटिंग ए। चलिए देखते हैं, मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन है ना, देखते हैं। ये तो मैंने बिना पेन उठाए कर दिया। अच्छा, तो कई बार बिना पेन उठाए करना थोड़ा सा डेडली हो सकता है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 10 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या शानदार मिस्टेक करी है। मुझे पता था ये एक्सपेक्टेड आंसर होता है कई बार, इसीलिए इसको सबसे ऊपर भी रखा गया था, बट ये शानदार तरीके से गलत आंसर है। कोई बात नहीं, डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। अब देखो कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। गलती हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, सीख के जाओ कि सही कैसे करते हैं। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना है ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है? a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। अब देखिए आपको क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है पाइप का इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। ये एरिया नहीं है, ये क्या है बच्चों? ये डायमीटर है। अगर आपको डायमीटर गिवन है तो आप एरिया कैसे लिखते हो किसी भी सर्कुलर शेप का? π/4d स्क्वायर। सही बोल रहा हूं क्या? π/4 d1 स्क्वायर इसका एरिया होगा। ये स्क्वायर भूल गए आप लोग, है ना, ये स्क्वायर आपने गायब कर दिया, आंसर दे दिया ऐसे ही डायरेक्टली। अच्छा, और v1 कितना गिवन है? 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये 1 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 1, करेक्ट, इज इक्वल टू। अब वो पूछ रहा है दूसरे वाले का डायमीटर कितना होना चाहिए, तो मैं मान लेता हूं दूसरे वाले का डायमीटर है d2, तो π/4 d2 स्क्वायर इंटू v2, और v2 गिवन है बच्चों 4। अब ये π/4 हो जाएंगे कैंसल। ये d1 जो है वो 20 है ना, d1 जो है वो 20 है, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर इंटू 4, करेक्ट। तो ये 20 स्क्वायर जो है ना, 20 स्क्वायर दैट विल बी 400। 400 डिवाइडेड बाई 4 विल बी 100, और अंडर रूट ऑफ 100 विल बी 10, तो 10 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इससे समझ में क्या आया? इससे आप समझ क्या सकते हैं? देखो, बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करेंगे अगर आपने इसको फील कर लिया। फील करने वाली बात यहां पे ये है कि अगर वेलोसिटी जो है 4 टाइम्स हो जाएगी, राइट, वेलोसिटी कितना टाइम्स हो रही है? 4 टाइम्स बढ़ रही है अगर वेलोसिटी, तो डायमीटर हो जाएगा हाफ। डायमीटर 1/4 नहीं होगा। आपने कर दिया 1/4, डायमीटर पहला 20 था, आपने बोला 20/4 5, गलत है। एरिया 1/4 होगा, है ना, एरिया 1/4 होगा, बट डायमीटर हाफ हो जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का ध्यान रखो, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। शैल आई मूव अहेड नाउ? करेक्ट आंसर क्या है? शानदार गलत हुआ ना, चलिए कोई बात नहीं, बट एग्जामिनेशन में ऐसी मिस्टेक ना करें आप लोग, है ना, बेकार में 4-5 मार्क्स का नुकसान होगा। अब आ जाते हैं बर्नौलीज थ्योरम में, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द साइंटिस्ट जो आपको हर जगह मिलेंगे। एक बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है मैथमेटिक्स में, तो प्रोबेबिलिटी में भी काम किया है, यहां भी बहुत सारा काम किया है। वैसे ये जो बर्नौलीज थ्योरम है ये आया था एक दूसरे थ्योरम से, यूलर्स थ्योरम से। तो यूलर्स एक और साइंटिस्ट थे, उनके इक्वेशन में से डिफरेंशियल पार्ट हटा के उसको सिंप्लीफाई करके बर्नौली ने बोल दिया ये मेरा थ्योरम है। बट ठीक है, ऐसा ही होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो बस पढ़ना है, आगे बढ़ना है ना। चलिए, बर्नौली अंकल को नमस्ते बोल दिया रंजन ने, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है बर्नौलीज थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल एनर्जी, अब ध्यान से देखिएगा इस टोटल एनर्जी को, है ना, टोटल एनर्जी which includes pressure energy, potential energy, kinetic energy। क्योंकि लिक्विड यहां पे फ्लो हो रहा है बच्चों, है ना, ये हाइड्रोडायनेमिक्स है, फ्लोइंग फ्लूइड है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो यहां पे लिक्विड के पास कितने टाइप्स की एनर्जी हैं? हाइड्रोडायनेमिक्स में 3 टाइप की एनर्जी हैं। एक है प्रेशर एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट पे डिपेंड करेगा, तीसरा है काइनेटिक एनर्जी।
तो बर्नौली ने बोला कि जो टोटल एनर्जी है किसी भी लिक्विड का पर यूनिट वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम से अगर उसको डिवाइड किया जाए और अगर वो लिक्विड इनकंप्रेसिबल है यानी कि डेंसिटी कांस्टेंट, ये सब ध्यान से देखना, ये अजम्पशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि डायरेक्टली वो पूछ लेंगे बताओ बर्नौलीज थ्योरम कहां कहां पे एप्लीकेबल होता है। ऑप्शन में दे देंगे इनकंप्रेसिबल लिक्विड, कंप्रेसिबल लिक्विड, इनकंप्रेसिबल में ही एप्लीकेबल है, कंप्रेसिबल के लिए नहीं एप्लीकेबल है, ऑल्सो इट इज एप्लीकेबल फॉर नॉन विस्कस। अब ये विस्कोसिटी हम बाद में पढ़ने वाले हैं, बट विस्कोसिटी होती है फ्लूइड का फ्रिक्शन, ऐसा आप कह सकते हो, है ना। तो फ्लूइड का फ्रिक्शन जो होता है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। यहां पे हमने क्या अज्यूम किया है बर्नौलीज थ्योरम में कि लिक्विड जो है या फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस है, यानी कि इसको हम आइडियल फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है। तो लिक्विड के पास कोई फ्रिक्शन नहीं है, लिक्विड की डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए और वो स्टेडी फ्लो में होना चाहिए। अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। सिंपल, देखो अगर फ्लूइड इनकंप्रेसिबल हुआ, नॉन विस्कस हुआ, स्टेडी फ्लो हुआ तो टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। इतनी सी बात है छोटी सी बर्नौलीज थ्योरम में, ठीक है। हाँ, प्रोवाइडेड देयर शुड बी नो सोर्स ऑफ सिंक ऑफ द फ्लूइड, मतलब प्रोवाइडेड की कोई और एनर्जी सप्लाई ना करे उसको, है ना। अगर आपने ऐसे फ्लूइड का फ्लो मेंटेन करा के उसे छोड़ दिया तो अगर वो नॉन विस्कस है, अगर वो इनकंप्रेसिबल है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। यस। सो एक सेकेंड, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट है आप सभी के लिए, बताइए कौन हो सकते हैं? गेस करो, आपके सबसे फेवरेट टीचर, योर फेवरेट टीचर गाइस, बताइए कौन? चलिए बताइए। यस, एग्जैक्टली, पहला गेस ही सही, एग्जैक्टली, वानी मैम इज हियर, कम ऑन मैम। Yes. ये मुझे भी आता है सर, मैं बाहर बैठ के लेक्चर सुन रही थी, बर्नौली थ्योरम वही है ना कि एरोप्लेन के नीचे हवा। एग्जैक्टली। ओह, लिफ्ट वाला सी। नीट के चैनल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, ये मुझे भी आता है। वो एयर कॉलम जो चेंज हो जाता है, बर्नौली थ्योरम नीचे से पुश मारते हैं और एरोप्लेन ऊपर जाता है। यस। तो मैं बाहर से बर्नौली थ्योरम देख रही थी और सर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे, बहुत 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 अच्छा। तो जैसे ही उन्होंने बर्नौली थ्योरम किया, आई लाइक यस, ये तो मुझे भी चमक गया। तो फिजिक्स की फील आई, मुझे आ गई। यस एवरीबॉडी, फील आई। हे चलो अच्छे से मन लगा के पढ़ो। आई एम गोना सी यू, बाय बाय। ऑसम मैम, ऑसम। मुझे पता नहीं था आपको फिजिक्स भी इतनी अच्छे से आती है। चलो बच्चों, ओके लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, चलो देखते हैं क्या कह रहा था मैं। बर्नौलीज थ्योरम का डेफिनेशन, राइट। तो जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट होगा अगर वो एक नॉन विस्कस फ्लूइड है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है और अगर वहां पे स्टेडी फ्लो है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये एनर्जी कंजर्वेशन से डील करता है। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये अगर आप चाहो ना तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ठीक है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मॉडर्न फिजिक्स होगा रोहन, इट विल बी डन आफ्टर वेव ऑप्टिक्स, है ना। वेव ऑप्टिक्स बाकी है, फिर हम मॉडर्न फिजिक्स भी करेंगे। चलो बच्चों, आ जाते हैं बर्नौलीज थ्योरम को समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो देखो एवरीवन, देयर इज अ पाइप, राइट। ये देखो एक पाइप है, उसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ द पाइप इज। ऐसा कुछ शानदार सा इसका शेप है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पे एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए, यहां पे एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर बी, राइट। एंड लिक्विड इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट लाइक दिस। अब देखना, यहां पे हमने कितने टाइप की एनर्जी की बात करी थी? 3 टाइप की एनर्जी। वन वाज प्रेशर एनर्जी, सेकेंड वन वाज काइनेटिक एनर्जी और थर्ड वन वाज पोटेंशियल एनर्जी। तो बर्नौलीज थ्योरम का कहना क्या है? अगर तो ये नॉन विस्कस और इनकंप्रेसिबल लिक्विड है तो यहां की टोटल एनर्जी, ए पॉइंट की टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू पॉइंट बी की टोटल एनर्जी। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है यहां पे। इस पॉइंट पे क्या क्या टोटल एनर्जी हो सकती है, देखो। पी ए यानी कि प्रेशर एट ए, ये सब पर यूनिट वॉल्यूम है, ध्यान देना आप, ठीक है। पी ए यानी कि प्रेशर एट ए। अब देखो ये जो एनर्जी है रो जी एच, कोई बता सकता है ये कौन सी एनर्जी है? अगर आप ध्यान से डेफिनेशन देखे होंगे तो हम ले रहे हैं एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं बच्चों तो वो होता है mgh। इसको डिवाइड करो वॉल्यूम से तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। इसीलिए रो जी एच लिखा हुआ है यहां पे, राइट, बिकॉज दिस विल बिकम रो जी एच ओनली, करेक्ट।
तो रो जी एच देख के कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो mgh फॉर्मूला पढ़ाया था ना पोटेंशियल एनर्जी का, है वो पोटेंशियल एनर्जी ही, बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो, ठीक है। सो दैट इज वाई यहां पे डेंसिटी लिखा हुआ है। अब आप ये वाला देखेंगे तो ये है काइनेटिक एनर्जी। अब सोच के देखिए, सेम टॉपिक, आई मीन हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी। अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, मान लो ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाएगा बच्चों, डेंसिटी, तो हाफ रो वी ए स्क्वायर, है ना, सेम चीज, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे टोटल एनर्जी है प्रेशर एनर्जी Pa प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, और यहां पे टोटल एनर्जी है Pb प्रेशर एट बी, रो जी एच बी, बिकॉज इसका हाइट है बच्चों एच बी, देखो ये वाला हाइट है एच बी, ये वाला हाइट है एच ए, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ रो वी बी स्क्वायर, ठीक है। यही है बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। इतनी सी बात है बस बर्नौलीज थ्योरम में। क्या ये क्लियर है सभी को? क्या ये इक्वेशन सभी को क्लियर है? यस। चलिए आप इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, हमने अज्यूम किया है सेम डेंसिटी, तो डेंसिटी सेम है तो भी लिखना तो पड़ेगा ना, सेम है डेंसिटी तो मैं लिखूं नहीं क्या, उसको लिखना तो पड़ेगा ना, देखो, है ना, वी हैव टू राइट डाउन दैट, तो मैंने लिखा है वहां पे, ठीक है। चलो, शैल आई मूव अहेड नाउ? ये हो गया हमारा बर्नौलीज थ्योरम, राइट। अब इसके ना कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये पहला एप्लीकेशन है, ये बाल्टी वाल्टी देख के डरना मत, है ना, मेन चीज तो हमारे लिए ये वाली है। देखो ध्यान से, ये यहाँ पे कुछ टैंक सा रखा हुआ है, ठीक है, ये देखो एक कोई टैंक सा रखा हुआ है और इसमें वाटर फिल्ड है ऊपर तक, ठीक है। अब यहां पे एक होल है और यहां से वाटर नीचे आ रहा है, यहां पे भी एक होल है, यहां से वाटर बाहर आ रहा है, यहां पे एक होल है, यहां पे एक होल है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि हर जगह ना वेलोसिटी अलग अलग है वाटर की। देखो यहां पे काफी स्लोली बाहर आ रहा है, यहां पे थोड़ा फास्ट है, यहां पे काफी फास्ट है ना। तो ये जो वेलोसिटी होती है ना जिससे वाटर बाहर आएगा उस नोजल से, उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। बहुत इसका सिंपल सा फॉर्मूला आता है √2gh, जो आप काइनेमेटिक्स में पढ़ते हो, कोई चीज उठा के ड्रॉप कर दो ऊपर से, जब वो नीचे गिरा तो उसकी वेलोसिटी होती है √2gh, वही फॉर्मूला निकल के आएगा। चलिए एक बार देखते हैं कैसे हम इसमें बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे और कैसे इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, देखिएगा ध्यान से। तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स अगर आपको निकालना है, सबसे पहले आप ले लो एक टैंक, ये रहा आपका टैंक, ठीक है। इस टैंक में आप भर दो वाटर, ये लीजिए, ये हो गया हमारा वाटर। ध्यान से देखिएगा, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए, मतलब 11th क्लास के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन, तो प्लीज ध्यान से देखना सब लोग। और उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे एक बना दिया नोजल सा, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया, आप ऐसा कह लो, ठीक है, जहां से कि वाटर ऐसे बाहर आ सकता है। तो यहां से जिस वेलोसिटी से वाटर बाहर आएगा, v वेलोसिटी, इसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा ध्यान से क्या क्या होगा यहाँ पे, है ना। तो ये वाटर है यहां से यहां तक, ठीक है, ये इसका सरफेस है। ऐसा मान लेते हैं कि सरफेस से लेके इस नोजल तक का जो हाइट है बच्चों, वो है h। ध्यान से देखते जाना सब कुछ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का हाइट कितना है, h। अब देखिएगा ध्यान से क्या क्या करेंगे हम यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से देखते जाइए। मान लेते हैं इसका जो एरिया है वो A2 है, छोटा सा एरिया होगा जहां से बाहर आ रहा है, और ये जो पूरा टैंक है उसका एरिया है A1। पूरे टैंक का एरिया कितना है, A1। अब सुनना, यहां पे अगर मैं प्रेशर निकालना चाहूं लिक्विड का टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है, वहां का प्रेशर होगा P एटमॉस्फेरिक। सही बोल रहा हूं क्या बच्चों? देखो, जब भी कोई भी चीज एटमॉस्फेयर में ओपन है, एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है, तो उसका प्रेशर होगा P एटमॉस्फेरिक। तो यहां का प्रेशर हो गया P एटमॉस्फेरिक, है ना। इसे हम कह लेते हैं चलो P1, ठीक है, P1 कह लेते हैं इसको, बहुत बढ़िया। यहां पे भी जब लिक्विड बाहर आ जाएगा इस छोटे से नोजल से, तो वो फिर से एटमॉस्फेयर में आ गया। तो अगर मैं जस्ट आउटसाइड द टैंक यहां पे प्रेशर लिखूं, तो ये भी होगा P एटमॉस्फेरिक, और इसको हम लिख लेते हैं P2। कुछ समझ में आया? यहां का प्रेशर P एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में है, यहां का प्रेशर भी P एटमॉस्फेरिक, ये भी कांटेक्ट में है, विच इज अवर P2। अब ध्यान देना, बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, P1 प्लस ρgh1, सही लिख रहा हूं ना, P1 प्लस ρgh1 प्लस हाफ
रो v1 स्क्वायर करेक्ट इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। सही लिखा है क्या? बिल्कुल, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, ये P1 जो है वो P2 के इक्वल है। क्या बात समझ में आई? P1 भी P एटमॉस्फेरिक है, P2 भी P एटमॉस्फेरिक है। बड़ी आसानी से दोनों को मैं कर सकता हूं कैंसिल, खत्म। P1 P2 की कहानी हो गई खत्म, है ना। अब ध्यान से देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लो जो वेलोसिटी है यहां पे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, अगर वो v है तो उसको तो हम v2 कह लेंगे, ठीक है। ये तो हमारा v2 हो गया। क्या आप बता सकते हैं v1 कितना होगा? v1 होगा द वेलोसिटी विथ विच दिस सरफेस इज मूविंग डाउन। सही है क्या? सरफेस को पहला पॉइंट लिया है, सरफेस का प्रेशर P एटमॉस्फेरिक है, सरफेस की वेलोसिटी बताना भी हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। अगर यहां की वेलोसिटी v1 है तो एक चीज ना आप अभी इमेजिन करना, आपके घर में ऊपर पानी की टंकी होगी, है ना, बड़ी सी मस्त 1000 लीटर्स वाली, और नीचे घरों में होगा टैप। आप एक दिन ऐसा करना कि एक बार ना कोई टैप ओपन कर देना, बाल्टी लगा देना नीचे ताकि पानी बर्बाद ना हो। टैप को आप ओपन कर दो, मस्त शानदार पानी की धार निकलती हुई दिखाई देगी मस्त स्पीड से, राइट। और फिर उसी टाइम आप चले जाओ ऊपर, जब आप टैंक को देखोगे, टैंक के वाटर को, आपको कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आएगी, क्योंकि उसका एरिया इतना बड़ा है कि उसकी वेलोसिटी बहुत स्लो होगी, बहुत धीरे धीरे पानी नीचे जाएगा, है ना। तो दो आपको टैप में काफी ज्यादा वेलोसिटी दिखाई दे रही है, बट टॉप में यानी कि यहां पे टैंक के ऊपर आपको वेलोसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल दिखाई देगी, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है। इसका दूसरा लॉजिक ये भी है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन से समझ लो, एरिया इंटू वेलोसिटी भैया कांस्टेंट होता है। अगर एरिया बहुत हाई है तो वेलोसिटी बहुत लो होगा। तो एक छोटा सा अजम्पशन हमने ले लिया, जो कि वैलिड भी लगता है काफी हद तक, कि भाई यहां की वेलोसिटी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखा है ना, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या बोल दिया कि ये वेलोसिटी हमारी हो गई 0। देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम इक्वेशन को, बर्नौलीज थ्योरम लिखा है बट उसको धीरे धीरे बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। पहला पॉइंट तो ये ले लिया कि भाई P1 P2 इक्वल हो गए। दूसरा पॉइंट ये ले लिया कि V1 0 है, क्योंकि वहां का एरिया बहुत बड़ू है तो वेलोसिटी बहुत छोटू होगा, है ना। और यहां का वेलोसिटी काफी ज्यादा होगा, वो जो हम निकालने वाले हैं। अब ध्यान से देखिएगा, रो GH1 है ना, रो GH1। तो ये जो पॉइंट नंबर 1 है आपका, वो 2 पॉइंट से कितना ऊपर है? h हाइट ऊपर है। तो h1 लिखने की बजाय मैं उसको लिखूंगा रो GH। तो बेसिकली होता क्या है कि किसी भी पॉइंट को हम एक रेफरेंस से लिख लेते हैं कि उसकी हाइट कितनी है उस रेफरेंस से, है ना। तो ये जो हमारा नोजल है उसकी हाइट हम 0 लिखेंगे, क्योंकि मैं इसी को रेफरेंस ले रहा हूं। क्या ये पॉइंट सभी को चमका गया या थोड़ा ऊपर से गया? रेफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस, मेरी जहां मर्जी मैं वहां ले लूं पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस। तो अगर मैंने रेफरेंस इस नोजल पे ही ले लिया तो बच्चों इसकी हाइट 0 हो गई, ये लो h2 0 हो गया, और इसकी हाइट हो गई h, क्योंकि रेफरेंस से कितना ऊपर है? h डिस्टेंस ऊपर है। समझ आया सभी को, है ना। रेफरेंस लेते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी के लिए, कहीं भी ले सकते हैं आप। अगर आप यहां पे रेफरेंस लेंगे तो इस पॉइंट की हाइट 0 हो जाएगी, यानी कि h2 0 हो गया, और इस पॉइंट का हाइट हो जाएगा h। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखना क्या क्या बच गया, सब कुछ तो उड़ा दिया है, बचा क्या है हमारे पास? रो GH। यहां से तो बस यही बचा ना, इस पूरे पार्ट से सिर्फ रो GH बचा है, और राइट हैंड साइड से बचा है, ये भी गया, ये भी गया, हाफ रो V स्क्वायर बचा हुआ है, और हाफ रो V स्क्वायर से आपको वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स मिल जाएगा। रो रो कैंसल, V स्क्वायर विल बी 2GH, तो V इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। ये लो, ये शानदार डेरिवेशन, शानदार फॉर्मूला, इजी टू रिमेंबर। काइनेमेटिक्स में देखा है, कोई चीज उठाओ, एक हाइट पे लेके जाओ, ड्रॉप कर दो, ड्रॉप होने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी होगी रूट 2GH। आसान है ना। ये डेरिवेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है 11th के। ऑल्सो ये आपको फील देता है कि आखिर बर्नौली थ्योरम हम लोग यूज कैसे करते हैं। ये आपको समझा दिया मैंने कि ऐसे हम बर्नौली थ्योरम लगाते हैं। कोई भी 2 पॉइंट चुन लीजिए आप, दोनों पॉइंट पे प्रेशर लिखते जाइए, वेलोसिटी लिखते जाइए, उसकी हाइट लिखते जाइए, काम हो गया, है ना। काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था एग्जैक्टली। स्क्रीनशॉट हो गया है क्या सभी का?
थर्मोडायनेमिक्स इस टॉपिक के बाद होगा, है ना, थर्मोडायनेमिक्स विल बी डन आफ्टर दिस टॉपिक। रोशन बोल रहा है प्रूफ कीजिए, तो ये मैंने क्या किया ये क्या था, ये प्रूफ नहीं था क्या? क्या मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया कि √2GH बताया? कमाल है, मतलब कमाल करते हो शुक्ला जी। खैर आगे बढ़े क्या? यस, हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो ये अभी हमने पढ़ा है ना, प्रूफ ही तो था वो। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड। देखो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का जो फॉर्मूला आया ना बच्चों, वो आया √2GH। क्या ये नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी ज्यादा हाइट है। अब आप देखो ध्यान से, यहां पे हाइट बहुत कम है ना, तो देखो वेलोसिटी भी बहुत कम आई है, दिख रहा है? यहां पे अगर आपने नोजल बना दिया तो ये हाइट बहुत कम है ना लिक्विड की, तो बहुत कम वेलोसिटी आई है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वेलोसिटी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। चलिए ये आप पढ़ लीजिएगा, बाद में आपको पीडीएफ के नोट्स में मिल जाएगा। फिलहाल तो आप ये क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे, एवरीवन कम ऑन। बहुत ही आसान है, सिंपल कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना है, खत्म है। कल वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे क्या? नहीं, कल तो नहीं करेंगे, नॉट टुमारो। टुमारो विल बी डूइंग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का रिमेनिंग पार्ट, यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कम ऑन एवरीवन, टेल मी द आंसर। आसान है ना, ये तो बी होगा यार, इसमें क्या है, हो गया है ना। कई लोगों ने बोल दिया बी, चलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसका आंसर होगा बी। ऐसा क्या पूछ लिया मैंने यार देखो A1 V1 A2 V2, उसने पूछा किसका रेशियो पूछा है बताइए? V1/V2 का रेशियो पूछा है क्या, है ना? V1/V2 तो A2/1 हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना? सबसे हो गया, सिंपल क्वेश्चन, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं वेंचुरी मीटर की, है ना। अब ये जो वेंचुरी मीटर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका बहुत ही अच्छा होता है। देखो क्या होता है, इसका काम क्या है इस वेंचुरी मीटर का। बी फॉर भारत माता की जय, क्या बात है। तो वेंचुरी मीटर जो है वो बर्नौलीज थ्योरम में काम करता है, ठीक है। और इसका जो यूज है वो है मेजरिंग रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप्स। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब होता है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। अब आप देखना ये डिस्चार्ज आखिर है क्या, है ना, ये कौन सी चिड़िया का नाम है डिस्चार्ज। इसको हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड या फिर डिस्चार्ज भी कह लेते हैं। देखिएगा ये क्या चीज है, एरिया यूनिट होता है बच्चों एरिया का मीटर स्क्वायर, सबको पता है। वेलोसिटी का यूनिट होता है बच्चों मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि ये जो डिस्चार्ज है जिसका फॉर्मूला AV है, एरिया इंटू वेलोसिटी, ये आपको देता है वॉल्यूम फ्लो रेट, यानी कि वॉल्यूम अपॉन टाइम, है ना। दिख रहा है क्या सभी को? देखो मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम, सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो ये डिस्चार्ज बताता है आपको वेंचुरी मीटर। तो मान लो आपके पास एक पाइप है, उसमें कुछ वाटर फ्लो हो रहा है, आपको पता करना है कि उसमें से कितना वॉल्यूम पर सेकेंड फ्लो हो रहा है। अब क्या करोगे आप, मतलब एक ये ऑप्शन है कि वेंचुरी मीटर का आप यूज कर लो। तो वेंचुरी मीटर ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो आप करते क्या हो, मान लो एक ऐसा कोई पाइप था जिसमें से वाटर फ्लो हो रहा था या फिर कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा था, तो आप क्या करोगे, इस पाइप को बीच से ऐसे तोड़ो, ठीक है। इस पाइप का एक एंड वेंचुरी मीटर के एक एंड से कनेक्ट कर दो और ये दूसरा एंड इस साइड से कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो पाइप को अलग अलग करके वेंचुरी मीटर बीच में लगा देते हैं और दोनों साइड से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। अब देखना उसके बाद क्या होता है, हाउ इट वर्क्स। तो अब वाटर इसमें से फ्लो करने लग जाता है। वेंचुरी मीटर की खासियत यह है कि इसमें बीच में एक वेंचुरी होता है। वेंचुरी मतलब थोड़ा स्मॉलर एरिया, दिख रहा है सभी को, है ना। ये स्मॉलर, क्या सब लोग इंटरेस्टेड हैं वेंचुरी मीटर समझने में या फिर स्किप कर दूं इस टॉपिक को? पढ़ना है ना ये टॉपिक, तो थोड़ा फोकस कर लो, चैट बॉक्स में मत इतना वो रैंडमनेस रखो, है ना। अच्छा टॉपिक है, पढ़ लो, काम आएगा, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज गौरव गुप्ता। अच्छा अब ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। वेंचुरी मीटर इज कनेक्टेड इन बिटवीन द पाइप, है ना, और यहाँ का एरिया होता है कम। देखो छोटी सी बात है, आपको जब बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा ये। देखो यहाँ पे जो ना है एरिया बहुत कम है, करेक्ट। एट दिस पॉइंट एरिया इज वेरी लेस। अगर एरिया बहुत कम है तो वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा होगा, सही है क्या। कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करिए, अगर उस वेंचुरी में एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, है ना, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा। अब इसका यूज करके हम लोग निकाल लेते हैं डिस्चार्ज। देखिए क्या क्या करना है,
यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे हम लोग मैनोमीटर को कनेक्ट करते हैं जो प्रेशर डिफरेंस बताता है। सही है क्या? प्रेशर डिफरेंस वाला पॉइंट। तो यहां पे एक मैनोमीटर, यहां पे एक मैनोमीटर कनेक्ट कर लेते हैं। यहां पे लिक्विड इतना राइज हुआ, यहां पे लिक्विड इतना राइज हुआ, ये H इनके बीच का डिफरेंस है। अब याद करो मैंने आपको ये सब पढ़ाया है ना, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है ऐसे कि अगर H हाइट डिफरेंस होता है तो आप उसके बीच का प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हो। तो इससे क्या होता है कि ये एक पॉइंट हो गया P1, ये एक पॉइंट हो गया P2। यूजिंग दिस H आप P1 P2 का डिफरेंस निकाल लोगे। समझ में आया क्या क्या हो रहा है? देखो, एक मैनोमीटर यहां पे कनेक्टेड है इस पॉइंट पे, एक मैनोमीटर यहां पे कनेक्टेड है इस पॉइंट पे। लिक्विड राइज हुआ, आप फिजिकली H को मेजर कर सकते हो आंखों से देख के। H को मेजर करके आप इन दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस निकाल लोगे। और जैसे ही आप ये निकाल लोगे प्रेशर डिफरेंस, बर्नौली थ्योरम में ये और ये चीज आपको नोन हो जाएगा, P2 माइनस P1 आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वन थिंग इज डन। अगर आप दोनों को एक रेफरेंस से हाइट देखेंगे दोनों पॉइंट का, तो हाइट बिल्कुल सेम है। देखो, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है तो ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। ठीक है, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। तो देखो बर्नौली थ्योरम में क्या क्या बच गया, P1 P2 का डिफरेंस आपको मिल चुका है, ये दोनों चीजें जीरो हो चुकी हैं। बच गया है ये वाला पार्ट V2 स्क्वायर वाला और V1 स्क्वायर वाला, जिसका आपके पास एक रिलेशन है A2V2 इज इक्वल टू A1V1। यहां से आप V2 को रिप्लेस कर सकते हैं और V1 पा सकते हैं यहां से, राइट। और जैसे ही आप यहां पे V1 की वैल्यू डाल देंगे आपका काम हो जाएगा, यहां से आपको V1 मिल जाता है। और जो चीज आपको याद रखनी है बर्नौलीज थ्योरम में वो ये है, ठीक है। हाइट सेम कैसे, हॉरिजॉन्टल है ना, देखो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का हाइट किसी भी रेफरेंस से सेम ही होगा। अब सुनो, याद क्या रखना है आपको, सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि डिस्चार्ज थ्रू अ वेंचुरीमीटर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला A1 A2 जो आपको पता होगा 2P1 माइनस P2 अपॉन रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। रेयरली पूछते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन, बहुत रेयरली पूछते हैं, बट अगर आप ये इक्वेशन याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट एवरीवन, है ना। इंपॉर्टेंट कम है, ये कम इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैंने आपको कराया क्योंकि आपसे कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, अगर क्वेश्चन आया आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जितने लोगों को बोर लग रहा था, देखते हैं आपको कितना बोर लग रहा था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इट्स टाइम फॉर मी टू एंजॉय, है ना। कम ऑन एवरीवन, एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज गिवन through a horizontal tube as shown in the figure, then the velocity v of the fluid is, चलिए बताइए what is the answer, tell me everyone, I want to see the answer, come on give answer everyone। कान्हा का आ रहा है B, okay okay रूपा happy birthday, enjoy your day, yes yes कर दिया। प्रियंका का आ रहा है 1.5, okay रविका इज ऑल्सो गेटिंग बी, ओके दीप्ति इज गेटिंग ए यानी कि 3, ठीक है ओके एनीवन। प्रतीक्षा इज गेटिंग सी, ठीक है ऋतिक इज ऑल्सो गेटिंग सी, ओके बहुत सारे बच्चों का बी आया है, देखते हैं क्या आंसर है इसका, है ना। मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन देखते हैं कौन सा सही आंसर होगा इसका। चलो एवरीवन, सो सी इज द करेक्ट आंसर, क्या बात है। और बहुत कम बच्चों ने सी आंसर दिया था, ज्यादातर लोगों ने बोला था बी होगा आंसर, है ना। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अगर हो गया मिस्टेक तो चलेगा, कोई बात नहीं है। अब सीख लेना कैसे सॉल्व करना। देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या होता है, जो भी वॉल्यूम यहां से अंदर आया है वही वॉल्यूम यहां से बाहर जाएगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, वॉल्यूम कंजर्वेशन, है ना। वॉल्यूम कंजर्वेशन का मतलब क्या है, जो भी वॉल्यूम यहां से एंटर हो रहा है सेम वॉल्यूम विल एग्जिट फ्रॉम दीज टू टैप्स। अब देखो ध्यान से, यहां से कितना वॉल्यूम अंदर आ रहा होगा, अगर यहां का वॉल्यूम आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। अब ये भी समझाया है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। एरिया इंटू वेलोसिटी, यहां का एरिया है ए, वेलोसिटी है 3, तो a इंटू 3 वॉल्यूम आ गया यहां का, ठीक है, इज इक्वल टू यहां से कितना वॉल्यूम बाहर जाएगा, देखो एरिया a है, वेलोसिटी है 1.5, ये लो उसका वॉल्यूम आ गया, प्लस यहां से कितना वॉल्यूम बाहर जा रहा है, एरिया है 1.5a और वेलोसिटी आपको निकालनी है कितनी है ना। वेलोसिटी को आप अननोन लिख दो v, करेक्ट दी, बिल्कुल सही इक्वेशन लिखा है आपने।
तो देखो ए और ए तो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 3 इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5 v, और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज नोन एज जस्ट वॉल्यूम कंजर्वेशन, ठीक है। यहां से जितना भी वॉल्यूम अंदर आया वो वॉल्यूम यहां से गया बाहर, समझ में आ गया? यस, चलिए, गुड जॉब एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला ट्राई करिए, ट्राई दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। ओके प्रांजल, गुड वन, गुड वन। कर सकते तानिया, V1 भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एनी आंसर फॉर दिस? इसका कोई आंसर बताइए सब लोग। ओके, टीना इज गेटिंग बी, ओके, कुछ बच्चों का ए भी आ रहा है आंसर, एंड स्नेहा इज गेटिंग ए, हुमायरा इज गेटिंग ए, तान्या इज गेटिंग ए, रिता इज गेटिंग ए। क्या बात है, जिन लोगों ने ए बोला है आपने पकड़ लिया है ना कि क्या करना था इस क्वेश्चन में। देखो कह रहा है वाटर और केरोसिन आर फिल्ड इन 2 आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल्स, बोथ वेसल्स हैव सेम होल्स at the bottom में सेम होल है। The speed of water and kerosene coming out of their holes are V1 and V2 respectively. Select the correct alternative. देखो ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का क्वेश्चन है, सिंपल। ये एक टैंक ले लिया आपने, ऐसे वाटर को फिल कर दिया है ना, और यहां से कुछ पानी बाहर आ रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, √2gh, राइट? √2gh होता है फॉर्मूला। तो यहाँ √2gh में आपको कहीं भी डेंसिटी दिखाई दे रही है क्या? और अभी अभी हमने आपको पढ़ाया भी था कि ये लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है, कौन सा लिक्विड है ना, उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा, और इसलिए इसका आंसर होगा A, V1 इज इक्वल टू V2, ठीक है। चलो, तो हाइड्रोडायनेमिक्स में ये पार्ट हमारा फिनिश हो चुका है। थोड़ी थोड़ी और बातें हम करेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स में आगे जाके, जब हम आपको रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। एक पॉइंट है मेरा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिनको ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इजी हैं या फिर थोड़ा बोरिंग हो रहा है, एक चीज समझ लेना, आपको मार्क्स चाहिए इस टॉपिक से, राइट? मुझे पता है कि रिपीटेटिव होता है थोड़ा सा टॉपिक और बहुत ज्यादा फील वाला नहीं होता है, आपको इक्वेशंस याद रखने होते हैं, फॉर्मूले याद रखने होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, बट भावुक होने की जरूरत नहीं है, आपको मार्क्स से मतलब है, याद रखना लाइफ में हमेशा, ठीक है। कुछ टॉपिक्स होंगे जिनको पढ़ के लगेगा यार वाव मजा आ गया, इसमें फिजिक्स आ गई पूरी, है ना, फील आ गई। कुछ टॉपिक्स होंगे जिसमें मैथमेटिक्स ज्यादा होगा, इक्वेशंस ज्यादा होंगे, लेकिन वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपको मार्क्स चाहिए आपको हर एक टॉपिक को इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, आज आफ्टर दिस क्लास सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम हाइड्रोडायनेमिक्स, बर्नौलीज थ्योरम वाले जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप प्लीज उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है।